और अब आइए देश की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर, एलएसी से लेकर एलओसी तक युद्ध की जबरदस्त तैयारी है। सर्दियों में भी युद्ध के लिए पुख्ता बंदोबस्त कर लिए गए हैं। कड़ाके की ठंड के लिए सारा साजो सामान एलओसी पर पहुंचा दिया गया है। कितनी भी ठंड क्यों न पड़े, पर भारतीय सेना पीछे नहीं हटने वाली है। चीन और पाकिस्तान को -50 डिग्री की ठंड में भी मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। सर्दियों में युद्ध हुआ तो दुश्मनों को करारा जवाब मिलेगा। आर्मी चीफ नरवणे ने सेना की तैयारियों का जायजा भी लिया है। आर्मी चीफ नरवणे एलओसी से लेकर एलएसी तक युद्ध की तैयारियों पर पूरी नजर रखे हुए हैं। सेना की सभी तैयारियों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि तनाव के बीच आर्मी चीफ श्रीनगर दौरे पर भी हैं। सरहद पर हिंद का जनरल, हिंदुस्तान की फौज तैयार, चीन पाकिस्तान को मिलेगा जवाब। चीन के साथ साथ पाकिस्तान को उनकी कारगुजारियों का जवाब कैसे मिले, जम्मू कश्मीर में तैयारी कैसी है, इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आर्मी चीफ एमएन नरवणे एक बार फिर एलओसी पर पहुंचे। 2 दिन के दौरे पर घाटी पहुंचे आर्मी चीफ ने उत्तरी कमान के जीओसी समेत सेना के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। आर्मी चीफ ने फॉरवर्ड लाइन पर जवानों की तैनाती से लेकर सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। सेना प्रमुख ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चिनार कोर और उत्तरी कमान के कमांडर्स के साथ बातचीत की और सभी को नियंत्रण रेखा और आंतरिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हर हालात में तैयार रहने को कहा। उधर एलएसी पर चीनी सैनिकों का जमावड़ा और हिंदुस्तान की सरहद में घुसने की कोशिश, लेकिन हिंदुस्तानी सैनिकों की ताकत, हिम्मत और तैयारियों के आगे जिनपिंग के चॉकलेटी सैनिक की हालत पस्त है। तो जिनपिंग की गोद में बैठे इमरान और उनके हुक्मरान एलओसी पर लगातार अपने नापाक साजिश को अंजाम देने में जुटे हैं और चीन के इशारे पर बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। चीन की मंशा पर उठे सवाल, क्या जंग करके ही मानेगा ड्रैगन? मॉस्को में चीन और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर बनी सहमति के 8 दिन बीत गए। दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत पर भी सहमति बनी, लेकिन आज तक उस दिशा में बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। सवाल एक ही है, क्या ड्रैगन जंग के बिना नहीं मानेगा? इधर तिब्बत फोर्स के खिलाफ चीन ने अपने तिब्बती सैनिकों को ही खड़ा कर दिया है, लेकिन चीन के ये तिब्बती सैनिक चीन से ज्यादा भारत को ही अपना समझते हैं और वो भारतीय सैनिकों से युद्ध करने से हिचक रहे हैं। ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें आजाद तिब्बत की आहट सुनाई दे रही है। लद्दाख में हिंदुस्तान के तिब्बती सैनिकों के शौर्य से ड्रैगन आर्मी बौखला गई है। इसलिए जिनपिंग ने पूरे तिब्बत को जंग का मैदान बना दिया है। एक के बाद एक करीब 3 महीने में भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने पूर्वी लद्दाख में चीन के दुस्साहस का करारा जवाब दिया। गलवान से लेकर पैंगोंग तक पीएलए को धूल चटाई और अब हिमालय की ऊंची चोटियों पर भारतीय सैनिक जा पहुंचे हैं, जहां से चीनी सैनिकों की हरकतों पर सीधी नजर रखी जा रही है। मतलब बिना लड़े युद्ध जीतने का सपना देखने वाली लाल सेना लद्दाख में बैकफुट पर है। लिहाजा सीमा से करीब 1500 किलोमीटर दूर आतिशबाजी कर भारत को डराने का ख्वाब देख रहा है। बारूदी बारिश कर तिब्बत के पठार को जंग का मैदान बना रहा है, तो चीन के कब्जे वाली अपनी सरजमीन को वापस लेने के लिए तिब्बती शेरों का खून खौल रहा है। तिब्बत से पलायन कर लद्दाख में बसे सैकड़ों तिब्बती परिवारों की तीसरी पीढ़ी इस समय चीन से अपना घर वापस लेने के लिए सेना के साथ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के पैरा कमांडो के रूप में ड्रैगन के खिलाफ मैदान में है। तो चीन ने भी तिब्बत की सेना को एलएसी पर भारत के खिलाफ युद्ध भूमि में फ्रंट पर लगा दिया है। लेकिन ये अंदर की बात, पीएलए के तिब्बती सैनिक भी भारत के साथ हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 1950 में जब से तिब्बत पर चीन ने जबरन कब्जा किया, तब से 12 लाख तिब्बतियों की हत्या हुई, 6000 बौद्ध मठों का विध्वंस हुआ और हजारों तिब्बतियों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन चीन के तिब्बती सिपाहियों को मजबूरन चीनी फौज का साथ देना पड़ता है। लेकिन इस बार हालात जुदा हैं, टक्कर भारत के साथ है, इसलिए चीनी तिब्बती सैनिकों की हिचकिचाहट लाजमी है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। सीमा पर लगातार फायरिंग की आड़ में उसका मकसद सिर्फ एक ही है, अपने घुसपैठियों को भारतीय सीमा में घुसाना, फिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना।
एक बार फिर भारतीय फौज ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। 100 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। ये वो साजिश की तस्वीर है जिसके सहारे पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका एक बार फिर हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिश में थे। इरादा घाटी में एक बार फिर पुलवामा जैसी वारदात को अंजाम देने का था। पाकिस्तान की हर साजिश नाकाम, हिंदुस्तान लेगा इंतकाम। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर भारतीय सेना ने चुन चुन कर आतंकियों की टोली को साफ कर दिया। अब पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को ऐसी मिर्ची लगी कि वो लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सेना के मुताबिक आतंकियों से 52 किलो विस्फोटक बरामद हुए हैं, जिन्हें 416 पैकेट में रखा गया था। इनका वजन करीब 125 किलोग्राम है, जबकि एक और जगह से 50 डेटोनेटर भी बरामद किए गए। इन विस्फोटकों पर सुपर 90 लिखा था। जम्मू कश्मीर के गढ़ीकाल के करेवा इलाके में एक पानी की टंकी में भारी मात्रा में इन विस्फोटकों को छुपाकर रखा गया था। इतनी मात्रा में मिला ये विस्फोटक पुलवामा जैसी घटना को अंजाम देने के लिए काफी था, लेकिन हिंद की सेना ने आतंकियों की सबसे बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। अपनी नापाक साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जनरल बाजवा की सेना लगातार फायरिंग कर रही है। उनकी बंदूक की निकली गोलियां रिहायशी इलाकों को भी नहीं छोड़ रही। मकसद सिर्फ एक ही है, भारतीय फौज को उलझाकर अपने आतंकियों को भारतीय सीमा में एंट्री करवाना। और एक बड़ी खबर है, पीओके से बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर। ऐसी खबर जिसके बाद पाकिस्तान न सिर्फ पूरी दुनिया में शर्मसार होने जा रहा है, बल्कि ये भी तय दिख रहा है कि अब ज्यादा दिन पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा शायद ही रहने पाए। बड़ी खबर यह कि पीओके में कश्मीरी महिलाओं का यौन शोषण होता है। पाकिस्तानी फौज करती है महिलाओं का शोषण। पीओके लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता ने ये बड़ा खुलासा किया है। अमजद अयूब मिर्जा बोले, पाक से मुक्ति चाहते हैं पीओके के लोग। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में बोले अमजद अयूब। एक और बड़ी खबर है, चीन के इशारे पर एलओसी पर पाकिस्तान का मिनी युद्ध। एलओसी पर पाक ने 2 सेक्टर में बनाया है युद्ध का माहौल। बालाकोट मेंढर सेक्टर में पाक की उकसाने वाली साजिश है। पाक ने मोर्टार और छोटे हथियारों से फायरिंग की है। भारत ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय फौज की गोलियों की बौछार से धुआं धुआं हुआ पाकिस्तान। इधर संसद में राजनाथ सिंह की दहाड़ से चीन की जमीन बीजिंग तक हिल गई है, जिसे आपको सुनाना बेहद जरूरी है। सुनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत की बदली हुई नीति अब संसद की दीवारों पर लिखी जा चुकी है। क्योंकि राजनाथ सिंह ने 2 टूक कह दिया है कि देश नहीं झुकने देंगे। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने एलएसी और अपने अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंकड़ा और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक्स पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म फोर्सेस ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं ताकि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशंस चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली, भड़काने वाली है सैनिक कार्रवाई की गई, तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। जो पेंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का एक चीन के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस के द्वारा सभापति महोदय टाइमली व फर्म एक्शंस के कारण उनके प्रयास किसी भी सूरत में सफल नहीं हो पाए। चीन की कार्रवाई से हमारे विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के प्रति उसका डिसरिगार्ड दिखता है। चीन द्वारा ट्रुप्स की भारी मात्रा में तैनाती किया जाना 1993 और 1996 के समझौतों का उल्लंघन है, जबकि हमारी आर्म फोर्सेस इसका पूरी तरह से पालन करती हैं। तथापि इस वर्ष हाल की घटनाओं में चाइनीज फोर्सेस का वायलेंट कंडक्ट सभी म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स का यह पूर्णतया उल्लंघन है।
चीन द्वारा एक बहुत ही वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, बहादुर जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया, पर साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है सभापति महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब भी रहे। हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा, और जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य का भी प्रदर्शन किया। मैं सदन से यह अनुरोध करता हूं कि हमारे सैनिकों की वीरता एवं बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रखने के अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, भारतीय समुद्री सीमा में चीन की हिमाकत देखने को मिली है। चीन का जासूसी जहाज भारत की समुद्री सीमा में घुसा है। आपको बता दें कि पिछले महीने घुसा था चीनी जासूसी जहाज। इंडियन नेवी की वजह से भागा चीनी जहाज। युद्धपोत की लगातार निगरानी से चीनी जहाज भागा। बात पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान में शिया विरोधी आंदोलन के बीच दिन दहाड़े इंसानियत का कत्ल कर दिया गया। एक युवक को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो शिया मत से ताल्लुक रखता था। देखिए जिन्ना के मुल्क में कैसे सिसक रही है इंसानियत और कैसे हिंदू, शिया, अहमदिया, सिख, ईसाई और बलूच डर डर कर रहने पर मजबूर। पाकिस्तान में सहमे शिया मुसलमान। ये है इमरान खान का नया पाकिस्तान। देखिए, जिन्ना के मुल्क पाकिस्तान में शिया मुसलमानों का दमन। कराची में सरेआम सैयद रजा हुसैन का मर्डर बेरहमी से कर दिया गया। ये देखिए सीसीटीवी तस्वीरें, कैसे 4 कट्टरपंथियों ने रजा हुसैन को घेर लिया, फिर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। जमकर पिटाई करने के बाद 4 कट्टरपंथी हमलावरों ने रजा हुसैन को हाथ पैर पकड़कर उठा लिया और फिर उन्हें गाड़ी में डालकर गोलियों से भून दिया। बड़ी बात यह है कि रजा हुसैन की हत्या के पीछे उन्हीं के दफ्तर में काम करने वाले लोग बताए जा रहे हैं। ये वो लोग थे जो कभी रजा हुसैन के दोस्त और साथी हुआ करते थे। लेकिन पाकिस्तान में इमरान सरकार आने के बाद नफरत की खाई और ज्यादा बढ़ गई है। सुन्नी और शिया मुसलमानों के झगड़े बढ़ रहे हैं। शिया मुसलमानों को हर दिन निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान में धधकती नफरत और कट्टरपंथ की आग पर लोग गुस्सा निकाल रहे हैं। तो शियाओं के अलावा हिंदू, सिख, ईसाई, अहमदिया और बलोचों पर भी कट्टरपंथी सुन्नी मुस्लिमों के हमले बढ़ रहे हैं। आतंक का उत्पादन करने वाला पाकिस्तान अब इंसानों के रहने की जगह नहीं बचा है। इंसानियत का जनाजा इमरान के मुल्क में हर दिन निकलता है। कभी धर्मांतरण के नाम पर हत्या होती है, तो कभी कथित धार्मिक नियमों के नाम पर बवाल, तो कभी ईश निंदा कानून के नाम पर गैर मुस्लिमों पर घोर अत्याचार किए जाते हैं। इसी हफ्ते सिंध में हिंदू डॉक्टर का भी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, लेकिन इस वारदात पर भी इमरान सरकार ने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। ऐसे में इस बात का इल्म सबको है कि हिंदू, शिया, अहमदिया, सिख, ईसाई और बलोचों के खिलाफ ये वारदातें पाकिस्तानी हुक्मरानों की शय के बिना संभव नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आतंकवादी सल्तनत ही इंसानियत के खून से चलती है। चीन अमेरिका में जल्द हो सकती है सीधी लड़ाई। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, भारत ताइवान की वजह से ये वॉर हो सकता है। लद्दाख ताइवान का तनाव जंग में तब्दील हो सकता है। भारत चीन की जंग में अमेरिका भी हिस्सा ले सकता है। सिंघुआ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यान क्यूटोंग ने आगाह किया है। तो बेहद बड़ी खबर, भारत ताइवान की वजह से हो सकता है वॉर, ये बताया जा रहा है। लद्दाख ताइवान का तनाव अब जंग में तब्दील होने के भी आसार हैं। और अब खबर है सुशांत सुसाइड से जुड़ी हुई। सुशांत की मौत के केस में अगला हफ्ता बेहद अहम होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि 48 घंटे में उठ सकता है सुशांत की मिस्ट्री से पर्दा। आने वाली है एम्स मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट। सुलझ सकती है हत्या या आत्महत्या की गुत्थी। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठे हैं। कूपर हॉस्पिटल से जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई खामियां मिली हैं। इधर कंगना रनौत ने जंग का एक और मोर्चा खोल दिया है। अब उनकी नई भिड़ंत है अनुराग कश्यप से। बताया जा रहा है कि कंगना ने अनुराग कश्यप पर एक विवादित टिप्पणी की है। अनुराग कश्यप को कंगना ने मंदबुद्धि कहा है। अनुराग ने कंगना को दी थी चीन पर चढ़ाई की सलाह।
कंगना के खुद को क्षत्राणी कहने पर अनुराग ने ये सलाह दी है। कंगना ने पहले एक ट्वीट किया था और उसके बाद अनुराग ने ये सलाह दी और उसके बाद से ही दोनों के बीच में वार पलटवार हो रहा है बयानों के जरिए। कंगना का नया पंगा अब अनुराग कश्यप के साथ है। हालांकि इस बार शुरुआत अनुराग ने ही की है, तंज भरा ट्वीट किया। बस एक तू ही है बहन इकलौती मणिकर्णिका, तू ना 4-5 फुल लेके चढ़ जा चीन पे। देखो कितना अंदर तक घुस आए हैं, दिखा दे उनको भी कि जब तक कि तू है इस देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तेरे घर से एक दिन का सफर है बस LAC का। जा शेरनी, जय हिंद। अनुराग कश्यप का ये तंज कंगना के एक ट्वीट पर आया जिसमें उन्होंने कहा था, मैं एक क्षत्राणी हूँ, सर कटा सकती हूँ लेकिन सर झुका नहीं सकती। राष्ट्र के सम्मान के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती रहूंगी। मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जी हूँ और गर्व से राष्ट्रवादी बनकर जीती रहूंगी। सिद्धांत के साथ न कभी समझौता की हूँ, न ही कभी करूंगी। जय हिंद। लेकिन चीन पर चढ़ जाने की अनुराग की हिदायत कंगना को चुभ गई। तुरंत पलटकर जवाब दिया और अनुराग कश्यप को मंदबुद्धि तक कह डाला, ठीक है मैं बॉर्डर पर जाती हूँ, आप अगले ओलंपिक्स में चले जाना, देश को गोल्ड मेडल्स चाहिए। हा। यह सब कोई B ग्रेड फिल्म नहीं है जहाँ कलाकार कुछ भी बन जाता है। आप तो मेटाफर्स को लिटरली लेने लगे हैं। इतने मंदबुद्धि कब से हो गए? जब हमारी दोस्ती थी तब तो काफी चतुर थे। रुकने के लिए तैयार अनुराग कश्यप भी नहीं है। तेरी जिंदगी ही अब मेटाफर हो गई है बहन। हर कही बात भी मेटाफर ही है, हर इल्जाम मेटाफर है। इतना मेटाफर दे मारा है तुमने ट्विटर पे कि जनता बेरोजगारी जनरेटर को तुम्हारा डायलॉग राइटर कहने लग गई है, जबकि मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता कि तुम कितना अच्छा इम्प्रोवाइज करती हो। इसके बाद कंगना पहली बार कदम वापस खींचती नजर आई और अनुराग कश्यप के लिए नया ट्वीट किया, ओह मैं देख रही हूँ कि आप यहाँ ऐसी दलील दे रहे हैं जिसका शायद ही कोई मतलब हो। वैसे भी इसे बदतर नहीं बनाना चाहती, मैं अपने कदम वापस लेती हूँ, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। दोस्त कृपया गर्म हल्दी दूध ले और सो जाएं, कल एक नया दिन है। हालांकि इसके बाद कंगना का एक और ट्वीट आया जिसमें पंगे लेने के लिए बदनाम इस हीरोइन ने दावा किया है कि उसे लड़ाकू इंसान के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन सच ये है कि उसने कभी भी किसी से लड़ाई शुरू नहीं की। हाँ, अगर किसी ने इसकी शुरुआत की तो उसका अंत उसने जरूर किया। बकौल कंगना यही गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी करने को कहा है। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। फार्म सेक्टर बिल के पास होने पर पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिया है कि ये बदलाव उनके हक में होने जा रहा है। कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना महत्वपूर्ण क्षण है। विधेयक किसानों को बिचौलियों से मुक्त करेंगे, साथ ही किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हैं। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि प्रधानमंत्री का कहना है MSP और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी, ये भी भरोसा दिलाया गया है। तो किसानों के मुद्दे पर अकाली दल ने सरकार से अलग होने का फैसला कर लिया है। फार्म सेक्टर बिल के विरोध में अकाली कोटे से मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया है और बिल को किसान विरोधी कहा। फार्म सेक्टर बिल NDA के गले की फांस बन गया। अकालियों ने केंद्र की सरकार से रिश्ता तोड़ दिया। भटिंडा से सांसद और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मैंने किसान विरोधी अध्यादेशों और कानून के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। किसानों के साथ उनकी बेटी और बहन के रूप में खड़े होने पर गर्व है। TV9 भारतवर्ष ने इस्तीफे के बाद हरसिमरत कौर से बात की। जिसके लिए बिल बनाया है जो वो ही इससे खुश नहीं है, तो मैं अपने आप को एक किसान की बेटी होने के नाते, एक किसानी पार्टी से आने के नाते और एक किसानी प्रदेश से आने के नाते मैं ऐसे किसी फैसले का हिस्सा नहीं बन सकती थी जो किसानों के विरोध जाता है और जो किसान उसको अपने विरोध में देखता है। सो मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सही मायनों में किसानों को बिचौलियों और तमाम मुश्किलों से मुक्त करेंगे। पीएम ने आगे ये भी कहा है कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि MSP और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं। बादल को पता है कि किसानों से जुड़े 3 विधेयकों को लेकर पंजाब के किसानों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि NDA सरकार के सहयोगी अकाली दल ने इससे पहले इस मामले में अपने सांसदों को बाकायदा व्हिप जारी किया था और संसद के मॉनसून सत्र में आने वाले इन विधेयकों के खिलाफ वोट करने को कहा है। लेकिन पंजाब की राजनीति में बादल विरोधी खेमे को ये सब ड्रामे से ज्यादा कुछ और नजर नहीं आता। अच्छा किया इन्होंने रिजाइन किया, मगर ये हाफ हार्टेड नहीं होना चाहिए। ये देखिए, आप पहले तो इस्तीफा तो दे रहे हो मोदी साहब की सरकार से, मगर आप NDA के साथ रह रहे हो। मुझे तो ये बात का ये दलील की समझ ही नहीं आई। केंद्र सरकार के अंगड़ित की बात करें तो बादल के जाने से उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा, लेकिन NDA से अगर एक साथी और बिछड़ता है तो यह शुभ संकेत यकीनन नहीं है। खास तौर से ये देखते हुए कि एक और नेचुरल साथी शिवसेना पहले ही BJP से बहुत दूर जा चुकी है।
इधर फार्म सेक्टर बिल को लेकर अकाली आर पार पर उतर आए हैं। सरकार से अलग हो चुके अकालियों को लेकर अब सवाल यही है कि क्या वे एनडीए से भी नाता तोड़ने का जोखिम उठाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुकी मंत्री हरसिमरत कौर बादल से TV9 भारतवर्ष ने एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ हैं हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत जी, आज आपने इस्तीफा दे दिया केंद्रीय कैबिनेट से, आखिर आज इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई? इसलिए कि देश भर में किसानों का इन तीनों ऑर्डिनेंस के खिलाफ बहुत बड़ा रोष भी था, जो कई दिनों से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे पंजाब में सबसे ज़्यादा। और लगातार पिछले 2-2.5 महीनों से उनकी शंकाओं को दूर करने के बजाय आज बिल उसी फॉर्म में पेश किया गया है जिस चीज़ का किसानों को डर है। तो जिसके लिए बिल बनाया है, जो वो ही इससे खुश नहीं है, तो मैं अपने आप को एक किसान की बेटी होने के नाते, एक किसानी पार्टी से आने के नाते और एक किसानी प्रदेश से आने के नाते मैं ऐसे किसी फैसले का हिस्सा नहीं बन सकती थी जो किसानों के विरोध जाता है और जो किसान उसको अपने विरोध में देखता है। क्या प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से आपने अपनी बातें रखी थी, उन लोगों ने बातें आपकी नहीं सुनी? जी बिल्कुल, लगातार कैबिनेट में आने से पहले भी मैंने ये बात रखी थी, जब कैबिनेट में टेबल हुआ उस टाइम भी मैंने ये बात रखी कि इसका बहुत बड़ा विरोध है, और लगातार तब से अब तक मैं हर प्लेटफॉर्म पे मैं रखती रही हूँ। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये दिखावे के लिए लिया हुआ फैसला है और बहुत देर से लिया हुआ फैसला है। देखिए, विरोधियों ने जो कहना है वो कहें, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि वो तो इधर इसके विरोध में क्या वो अपने पद से इस्तीफा देंगे, अपनी एमपीशिप से इस्तीफा दें। मैंने तो अपने पदों से इस्तीफा दे दिया जहां पे मेरे ऊपर कोई किसी का कोई दबाव नहीं था। हरसिमरत कौर बादल का कि आगे की जो रणनीति है, आगे का जो फैसला है वो बाद में पार्टी फोरम पर लिया जाएगा। फिलहाल वो सरकार से इस्तीफा दे चुकी हैं। कैमरामैन राजीव के साथ आमोद राय। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,